नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और बात करते हैं आज यूपीएसआई के बारे में। तो ये जो वीडियो है पूरा यूपीएसआई के लिए ही है, इसमें और कोई बात नहीं होगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी होने वाला है क्योंकि मेरा जो यूपीएसआई के लिए एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा लंबा है। अभी तक लोग पंचवर्षीय योजना बना लेते हैं, हमने तो शायद 10 वर्ष की बना डाली है क्योंकि बहुत सारी गलतियां करी थी इस वजह से। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। पहली बात तो वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी देखिए, यूपीएसआई की ऐसी वैकेंसी है कि 2011 में आई थी, 16 में आई थी, 21 में आई थी और अब मेरे हिसाब से 25 में आएगी भी तो बहुत लास्ट में दिसंबर में, या तो फिर सीधे जनवरी या फरवरी में आएगी 2026 में, क्योंकि इलेक्शन वाली वैकेंसी है और उसी टाइम आती है। और अच्छे खासे पद भी आएंगे, 7 से 8 हज़ार। अभी 6 हज़ार की बात चल रही है बट 7 से 8 हज़ार होंगे, क्योंकि अभी यूपीएसआई में क्या होता था कि सिर्फ पीएसी और सिविल के ही पद आते थे, फायर के आते थे। एफएसएसओ जो फायर का जो सब इंस्पेक्टर होता है, अग्निशमन वाला, उसके आते थे। बट अभी बोल रहे हैं कि यूपीएसएसएफ जो है एक, उसका भी सब इंस्पेक्टर जो है अब इस पर भर्ती होगा। तो ये सारी वैकेंसीज आएंगी, 4 तरीके की पोस्ट। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि फॉर्म अगर भरना है आपको तो योग्यता और ये सब क्या होनी चाहिए। तो फॉर्म के लिए देखिए ऐसा है कि आपकी जनरल में है तो 28 साल एज मांगता है, और अगर आप SC ST OBC या कुछ मतलब रिजर्वेशन है आपका तो 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 33 साल। तो इतना अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी रिलैक्सेशन भी हो सकता है कि मिल जाए 1 से 2 साल का। अ, मुझे जहाँ तक लगता है 1 साल का रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा इस बार। और अब आगे जो है कि अगर आपका यूपीपी में नहीं हुआ तो अब आप बोलेंगे कि जब 60 हज़ार में नहीं हुआ तो ये 7-8 हज़ार में कैसे होगा। तो देखिए ऐसा है कि यूपीपी का जो पैटर्न है और यूपीपी में जो लोग फॉर्म भरते हैं, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यहाँ 50 लाख भरे थे बट वहाँ पर इसके 1/3 ही भरे जाएंगे। आप देख लेना 15 से 16 लाख ही फॉर्म आएंगे, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं आने वाले। कंपटीशन उसमें होता है बट इस बार मुझे तो ऐसा लगता है कि यूपीपी में बहुत कंपटीशन था। यूपीएसआई की जो 21 वाली थी, इतना उसमें भी मुझे नहीं लगता इतना कंपटीशन उसमें था। अब तैयारी आप अगर अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन यूपीएसआई में बहुत आसानी से हो जाएगा। वहाँ निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो यूपीपी में तो निगेटिव मार्किंग भी होती है और फॉर्म भरने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और 12th पास की वैकेंसी है तो बहुत ज़्यादा लोग एलिजिबल भी हो जाते हैं, वहाँ ग्रेजुएशन लेवल की है तो इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। अब बात करते हैं कि मैंने 2 बार पेपर कैसे क्लियर किया। तो देखिए, मैं 2016 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था और उसके बाद 16 में ही मेरा ग्रेजुएशन होते ही 1-2 महीने में वैकेंसी आ गई थी यूपीएसआई की, और मैं प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चला गया था, मुखर्जी नगर। तो वहाँ मैंने प्रिपरेशन करी थी एसएससी के लिए। बाद में इसका एग्ज़ाम हुआ और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। मैंने फॉर्म भरने में कुछ गलतियाँ कर दी थी। मैंने अपना ओबीसी का जो स्पेसिफाइड उन्होंने जो डेट बोली थी, उस डेट पे मैंने अपना फॉर्म, मतलब फॉर्म तो भरा था बट वो मेरे पास वो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था, तो मुझे डीवी में जनरल में काउंट कर लिया था। तो आप ध्यान रखें कि जब भी फॉर्म भरें तो हमेशा अपना जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने जिस डेट के मांगे हैं उस डेट के आप ज़रूर उसमें बनवा लें और लगा दें। अगर नहीं बन लगा पाएँ कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपके पास उस डेट का डॉक्यूमेंट है तो आप डीवी में आप काउंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ओबीसी का है तो आप ओबीसी में आ जाएंगे। और अब आगे, हाँ, मेरी गलतियाँ। तो पेपर मैंने कैसे क्लियर किया ये बता देता हूँ, फिर बताता हूँ मेरी गलतियाँ जो है। पेपर का ऐसा है कि पहली बार तो मेरा पेपर निकला था तो बहुत ही, मतलब इसमें क्या होता है कि 50% आपका ईच सब्जेक्ट में नॉर्मलाइज स्कोर होना चाहिए। मान लीजिए 100 नंबर की रीजनिंग है और आपने 55 नंबर की सही करी है, बट आपका शिफ्ट का एग्ज़ाम ईजी था, तो 50% अगर आपका नॉर्मलाइज होकर रीजनिंग में नहीं बना तो आप ओवरऑल फेल हो जाएंगे, भले ही आपके
340 नंबर क्यों ना हो। ये 2016 का क्राइटेरिया था। उसके बाद उनको बच्चे भी नहीं मिल पाए थे बहुत ज़्यादा उस वैकेंसी में, बहुत मतलब कोर्ट केस और सब हुआ था, तो उन्होंने क्राइटेरिया को 35% कर दिया। तो अब इतना ज़्यादा टफ कुछ नहीं है कि मतलब आपको सेक्शन वाइज इतना देखना पड़ेगा, और अभी भी 35% रहने वाला है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप क्लियर कर लेंगे आराम से। 40 में से 14 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी डील नहीं होती है, आराम से कोई भी कर लेता है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो आराम से हो जाता है। अब उसके बाद मेरी क्या गलतियाँ रही कि मेरी एक नहीं शायद बहुत सारी गलतियाँ रही। पहले तो 2016 वाले पेपर में तो ये गलती थी कि गलती क्या, मेरा तो ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं था इतना प्रिपरेशन का, और एक्सपीरियंस भी नहीं था। बस मैं पढ़ रहा था और कुछ भी पढ़ रहा था, जो मन मतलब दिख जा रहा था वो पढ़ ले रहा था। कुछ सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, चीज़ें क्लियर नहीं थी, बस एग्ज़ाम भी ऐसे ही निकल गया था, कट ऑफ क्लियर हो गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं थे, तो उसमें तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसमें मेरा टाइम ख़राब हुआ क्योंकि मेरा रनिंग में नाम आ गया था। बात करते हैं 21 की, तो 21 वाली के लिए मैंने डेडिकेट होकर तैयारी करी थी, और मैंने एग्ज़ामपुर से तैयारी करी थी। अब मेरी जो उसमें गलतियां रहीं वो ये रहीं कि देखिए, आपसे लोग कहते हैं कि इतने नंबर ले आओ तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप लोग एग्ज़ामपुर विवेक सर के फ़ैन होंगे भाई, ठीक है, मैंने पढ़ा है, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो चीज़ सही है और जो गलत है वो मेरा काम है आपको बताना, तो मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर सर विवेक सर खुद बोलते थे 300 नंबर ले आओ तो जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोकेगा। बस वही एक जो था मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि मैंने अपने दिमाग में जो है बिठा लिया कि मुझे 300 नंबर लाने हैं। देखिए, जब आप कोई चीज़ सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में ना, तो आपका दिमाग, आपकी बॉडी सब उसी हिसाब से चलती है। आप अगर यूपीपी में आपका फाइनल से अगर आप आउट हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप ग्राउंड पे दौड़ने जाते हैं, और जिस दिन अगर आप अपने मन में डिसाइड कर लें कि आज मुझे रनिंग 24 मिनट में मारनी है 5 किलोमीटर, तो आप 24 मिनट में ही मारेंगे। जिस दिन आपने सेट किया कि मुझे 23 में मारनी है, तो आप 23 में मारेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसमें प्रैक्टिस का एक रोल होता है, बट अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप मेरी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर आप जो अपने माइंड में सेट करते हैं वही आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो कभी अपने आप को एक कट ऑफ में उसमें ना बांधें, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमेशा टारगेट ये करें कि मुझे इस रैंक के अंदर आना है, उसके लिए मुझे जब भी मॉक दें एक रैंक डिसाइड करेंगे, मुझे अंडर 100 आना है, अंडर मतलब जैसा आपका लेवल है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएं, अपनी रैंक को अच्छा करें। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो ये कट ऑफ हाई जाती है आज के टाइम में, तो इसको कैसे टैकल करें। देखिए, कट ऑफ जो हाई जाने लगी है आज के टाइम में, देखिए बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं सब कोई कर लेता है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब हो गई है। तो यूट्यूब जो है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर जगह से लोग तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो सबको ही कर लेता है, बट आपको क्या करना है, आपको इजी से थोड़ा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं उनको टारगेट करना है, और उनको सीखना है, उनको प्रैक्टिस करना है कि वो क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएँ। जब आप वो क्वेश्चन करेंगे तो आप भीड़ से अलग हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अब अगर आपको भीड़ से अलग होना है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा। बाद में तो यही एक तरीका है कट ऑफ में जो है आप नहीं छटेंगे। जब आप अपनी रैंक अच्छी कर लेंगे तो सीधी सी बात है, पेपर टफ आए, देखिए इजी आएगा तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, और टफ आएगा तो कट ऑफ लो जाएगी। तो कट ऑफ में बांधने का कोई मतलब नहीं है, अपने आप को कट ऑफ में ना बांधे कभी। उसके बाद बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स जो है मैं लाइन से बताता हूँ। सबसे पहले तो मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए मैंने एग्जामपुर से बुक मंगाई थी। अब मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। आप मैथ्स की राकेश यादव सर की बुक लगा सकते हैं, और नहीं तो आज के टाइम में SD यादव सर हैं, मैथ्स की अरिथमेटिक है उनकी, आप उसको लगा सकते हैं। मैं उसको लगा रहा हूँ, और उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, उसको लगाएं। उसके बाद रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, UPSI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आप मैथ्स में जब लगाएंगे, तो जब आप SD यादव को लगा लेंगे उसके बाद आपको
हो सकता है एक चैप्टर में अगर आपकी तैयारी नहीं है, जीरो से शुरू कर रहे हैं, तब तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा लगाने में। बट जब आप थोड़ा एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजी क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। आपको थोड़े कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं होंगे, उनके लिए आपको क्या करना है, हर चैप्टर की आप एक नोटबुक बनाएं और उसमें वो क्वेश्चन को नोट करें, उसका सॉल्यूशन नोट करें और रिवीजन के टाइम पे वही क्वेश्चन बार बार देखें। मेरे आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मेरे यूपीएसआई के मैथ्स के और रीजनिंग के नोट्स हैं। सिर्फ इतने से मैथ्स और रीजनिंग के नोट्स आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो मेरे से नहीं होते थे, जो टफ क्वेश्चंस थे। इजी क्वेश्चन सब कोई कर लेता है। तो अगर आप एक बुक भी लगा रहे हैं, बार बार उस बुक को अगर रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको मार्क कर लेना है वहाँ पे जो टफ क्वेश्चन था, आप उसकी ही प्रैक्टिस करें जब भी करें। मतलब एक बार आप पूरी बुक को लगा डालें, जो टफ क्वेश्चंस थे उनमें मार्क करते रहें, और फिर उसके बाद दोबारा लगाने जाएं बुक को। जब पूरी बुक लगाएं, देखें जो क्वेश्चन आपसे एक बार में हो जा रहा है उसको छोड़ देना है आपको। फिर उसके बाद आपको जो भी टफ क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि मैं इसमें फिर से अटक गया हूँ, आपको उस क्वेश्चन को दोबारा फिर से जो है उस पर मार्क कर लेना है, और उसके बाद उसको ही आपको रिवाइज करना है जब भी उस चैप्टर का रिवीजन करना है। मुश्किल से अगर बुक में देखेंगे, अगर आप मान लीजिए 200 क्वेश्चन है, तो आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं हो रहे होंगे, और आप रिवाइज करेंगे कम टाइम में, आप अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। यही तरीका होता है, जो स्कोर करते हैं लोग वो यही तरीका अपनाते हैं। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है इतना। अगर आप एक बार पूरी रीजनिंग अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्लॉक हो गई और वाटर इमेज हो गया, या इस टाइप के ही चैप्टर्स होते हैं, कैलेंडर हो गया। इनके ही एक एक पेज के नोट्स होते हैं जिसमें ट्रिक्स होती हैं। पूरा ट्रिक पे मैं ये नहीं कहूँगा आप ट्रिक सीखें, बट जो करने का तरीका होता है उनको वो आप नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। बाकी कोडिंग डिकोडिंग और बाकी सब तो। और एक चीज़ और है, यूपीएसआई का जो पेपर होता है उसमें मैथ्स अगर 40 क्वेश्चन किए तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं। रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के वहाँ भी आते हैं, कुछ मैथ्स के पोर्शन में भी आते हैं। मैथ्स इतनी टफ भी नहीं आती है, आराम से आप कर लेंगे। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 34-35 कर लेंगे। मैंने 40 में से 38 का स्कोर कर लिया था, क्योंकि उस टाइम उन्होंने 2 क्वेश्चन जीके के डाल दिए थे, वो मेरे से दोनों ही गलत हो गए थे। तो 38 जो मैथ्स के थे मेरे पूरे में पूरे सही थे। अब उसके बाद और बुक्स की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप पीयूष वार्ष्णेय सर की बोलते हैं कि बुक अच्छी है। मैंने तो नहीं ली है, क्योंकि मेरी रीजनिंग मुझे नहीं लगता कि, मुझे ऐसा लगता है मैं मॉक से ही अपना कर लूँगा। मुझे बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी बुक को लगाऊँ, उसमें इतना टाइम वो है भी नहीं, और यूपीवी में सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग में भी इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं वो सब तो नहीं करूँगा। बात करते हैं फिर उसके बाद हिंदी की। हिंदी के लिए आजकल सब लोग आपको राजपाल की बुक बता रहे हैं, बट मैंने तो ये मेरे पास आदित्य की बुक है जो मैंने लगाई है। इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी कि बस आपने बुक उठाई और प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। सबसे पहले आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम है, आपकी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको हिंदी पूरी पढ़नी चाहिए। कहाँ से पढ़ें? उसके लिए अरुण सर हैं हिंदी के, मुझे वो अच्छे लगते हैं, मैंने उनसे ही हिंदी पढ़ी थी। पढ़ी तो मैंने और एक दो टीचर से, कोई कोई कहते हैं नवीन सर अच्छे हैं ये वो, अब मैंने अरुण सर से पढ़ी है तो मुझे अरुण सर का अच्छा लगा। तो अगर आप उनका पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको हिंदी में स्कोर अच्छा हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस अगर आपका, मतलब अगर आपने उनका बैच ले लिया तो आप ये मान के चलिए कि आप 40 में से 25 करने लगेंगे। फिर 25 से ऊपर बढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप 30 पे पहुंच जाएंगे। 30 के बाद अगर आप जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अगर करने लगते हैं, तब आपका स्कोर 35 जाएगा। कोई अगर आप ये कहें कि 40 में 40 हिंदी में मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, देखिए पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हवा भी नहीं लगेगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये मत सोचिए कि मैं हिंदी में 40 में 40 करने को आप सब कुछ कर सकते हैं यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट इतना आसान नहीं होता कि हिंदी में कोई इतना स्कोर कर ले। टीचर्स भी बोलते हैं 40 में 40 हो जाएगा ये वो, बट कुछ 3-4 क्वेश्चन होते हैं, कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है यार, मेरे से भी होती हैं, आपसे भी होती होंगी, हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। 40 में से 1-2 क्वेश्चन हमसे सिली मिस्टेक से गलत हो जाते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन रचनाओं के 4-5 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन नहीं आते। तो ये प्रैक्टिकल सी बात है कि आप 35 के आसपास कर सकते हैं।
उसके बाद हिंदी के बाद हिंदी के लिए आप ये आदित्य और राजपाल दोनों में से जो आपको अच्छी लगती है आप कर सकते हैं। मैंने ये करी थी तो मैंने आपको बता दिया। राजपाल मैं अभी मेरे फ्रेंड के पास है, मैंने ले ली है, उसको भी मैं कर रहा हूँ। मैं क्या अब मतलब बेसिक तो मैंने पढ़ लिया पूरा। मेरा नोट्स है जो हिंदी का, एक नोटबुक बनी हुई है मेरी, और उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं। और उसके बाद मैं ये राजपाल की जो है सीधे क्वेश्चन लगाता हूँ, और जो नहीं होता उस पर टिक मार लेता हूँ। हिंदी मेरी थोड़ी वीक है। 2021 में मेरे सिर्फ 40 में 28 क्वेश्चन सही हुए थे। शायद अगर हिंदी और अच्छी होती तो मेरा हो जाता आराम से। अब बात करें जो है उसके बाद पॉलिटी और आपकी जीके और आपकी जो मूल विधि वगैरह है। तो देखिए, मूल विधि में आपके जो छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, तो मैं ये कहूँगा अभी आप उन पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें। देखिए, वो धाराएं ऐसी होती हैं, आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे, पढ़ेंगे भूल जाएंगे, वो फिर टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं बार बार, तो अभी मैं ये कहूँगा आप अपना हिंदी, मैथ, रीजनिंग इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब बात रही जीके में, तो जीके में आप पॉलिटी पढ़िए। पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है इसके पेपर में। पॉलिटी 40 क्वेश्चन अगर जीके के आएंगे, उसमें से 16 से 17 क्वेश्चन आपको पॉलिटी मिलेगी, 4 से 5-6 क्वेश्चन आपको ये जो छोटे मोटे एक्ट्स होते हैं, और ये जो आईपीसी तो नहीं रह गया, बीएनएस और बीएनएसएस हो गया है अब, जो चेंज हो गया है। तो आपको कोई अगर आईपीसी पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो भाई अब मत पढ़ना, अब बीएनएस और बीएनएसएस ही आएगा, तो आप उसको ही पढ़ें। और उसके लिए मैंने क्या किया है कि ये जैसे मेरा ये तो हाँ, ये लिखिए, ये मैंने डायरी बना रखी है। तो ये मेरी जो है इसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं पॉलिटी के, सारे के सारे आर्टिकल्स हैं। कुछ तो अगर रिवीजन करना है तो इसको उठाया और देख लिया और रिवीजन हो जाता है। ऐसे ही मैं आईपीसी के लिए भी आईपीसी आ रहा है बार बार, जो बीएनएस है उसके लिए भी मैंने एक बनाई हुई है, यहीं कहीं पड़ी होगी, ये है। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बीएनएस की बनाई है, इसमें धाराएं लिखी हुई हैं। तो ये मैंने बना लिया है अपना पढ़ करके, जो भी है। यूपीएसआई आदित्य सिंह करके सर हैं, आप भी चाहें तो उनसे पढ़ सकते हैं। मतलब उन्होंने तो अपना अब डेडिकेटेड जो 100 जो है ऑफलाइन बैच निकाल रहे हैं और उस टाइप का, बट उन्होंने अभी यूट्यूब में डाल रखा है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और अब बात करते हैं बाकी जो अदर और जीके है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब होती है। तो यार मैं कहूँगा आप उसकी तरफ इतना ज़्यादा ना जाएं, आप सिर्फ प्रैक्टिस करें उनकी क्वेश्चंस की, और जो फैक्ट्स होते हैं उनको ही देखें। मतलब जो लूसेंट होती है, अगर आप उससे कर लेते हैं तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं 5 से 10% जो रिपीट हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं, आप खुद ही जानते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, उसके लिए मैं क्या ही बताऊँ। और बाकी बात करते हैं कि अब लास्ट एक चीज़ है कि अपना स्कोर मॉक में कैसे बढ़ाएं। देखिए, मॉक में स्कोर बढ़ाने के लिए क्या है कि आप सबसे पहले तो अपनी कमियों पे काम करें। अगर आपको कोई चीज़ आती है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, तो कभी आपका सब्जेक्ट वीक नहीं होगा, आपका टॉपिक वीक होगा। आप अपने टॉपिक पे काम करें। जब आप अपना टॉपिक अच्छा कर लेंगे, आपका सब्जेक्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो आपके स्कोर को अगर आपको बढ़ाना है, तो हमेशा जब भी मॉक दें, मॉक देने के बाद एनालाइज करें कि आपका किस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर वो आपका अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर सीधी सी बात है, आप एक लेवल ऊपर हो जाएंगे। और फिर उसको करने के बाद तो इसी तरीके से मॉक में स्कोर बढ़ता है, और कोई मतलब तरीका नहीं है। मॉक को कैसे दें, तो मॉक को देखिए, एक देने का भी तरीका होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, जो हमें नहीं आते समझ में। देखिए, उसको आपको तुरंत स्किप कर देना है। आपको तुरंत, सबसे पहले आपको कोशिश करनी है, आप पूरा जो भी पेपर है 160 क्वेश्चंस का, 2 घंटे का टाइम होता है, आपको पूरा 160 के 160 पूरे कर लेने हैं। उसके बाद आपको जो है मार्क फॉर रिव्यू में डाल देना है जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपसे हो जाएंगे। मतलब इतना नहीं सोचना है आपको, मार्क फॉर रिव्यू में बस तुरंत से करके आपको आगे बढ़ जाना है, ताकि जब टाइम बचे तो आप उनको आके रिव्यू करें और उनको सॉल्व कर लें, वो हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएंगे, उनको आपको तुरंत स्किप कर देना है, या आपको उसमें जो भी है, क्योंकि निगेटिव नहीं होती, मैं कहूँगा आप तुक्का मार दें,
सीधी सी बात है। कोई मैं तुक्के को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर कोई चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और नेगेटिव नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, हाँ सीधी सी बात है, उसमें आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि आपका स्कोर रियल में कितना है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे, बट जब आप फाइनल वहाँ देंगे तो आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है। पूरे 160 में 160 मार के आना। कोई कुछ भी कहे नॉर्मलाइजेशन में ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता। मैंने दोनों बार पूरे क्वेश्चंस किए थे और ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे नॉर्मलाइजेशन में 302 मेरे 121 क्वेश्चंस मेरे सही थे 2021 में, और सिर्फ 2 से 2.5 नंबर मेरे कम हुए थे। 300 मेरा नॉर्मलाइज स्कोर हो गया था। 305 पे कट ऑफ लगी थी, 305.5 ओबीसी, तो 2 क्वेश्चन से मेरा नहीं हो पाया था। मेरी ही 4 क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक थी। 2 मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जो गलत कर दिए थे, ब्लड रिलेशन के, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ और मैंने वहाँ पे पेपर की लैंग्वेज जो है हिंदी में सेट कर दी थी। पेपर की लैंग्वेज आप स्विच कर सकते हैं पेपर के बीच में भी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने शुरू में हिंदी लगा दिया या इंग्लिश लगा दिया तो पूरा पेपर आपको उसी में करना है। तो आप स्विच कर सकते हैं उसको बीच बीच में। तो मैंने हिंदी में लगाया था और मैंने सोचा था कि वो सही होगा। वो क्वेश्चन ऐसा था कि रिलेशन पूछा गया कि बेटे का अपने पिता से क्या रिलेशन होगा, और मैंने बता दिया पिता का बेटे से क्या, मतलब समझ सकते हैं उल्टा रिलेशन बता दिया मैंने हिंदी में कंफ्यूज होके। 2 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के गलत कर दिए थे और एक क्वेश्चन था जो मैंने हिंदी का गलत किया था कि रिजु का विलोम क्या होता है, वक्र होता है। मैंने वक्र की जगह वर्तनी गलत जल्दी जल्दी में वक्र की जगह वृक कर दिया था। और हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान आया था, वो मैंने एक ट्रिक से याद किया था, और वहाँ पर जो है वो ट्रिक असल में राम से याद किया था मैंने ट्रिक। तो उधर राम कुमार वर्मा और रामविलास शर्मा 2 ऑप्शन आ गए और मैं कंफ्यूज हो गया था। तो ये सब आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सही हो जाएंगी। और मॉक में यही है कि आप पहले पूरा मॉक दें, मतलब कोई क्वेश्चन को ईगो पे मत ले लें, अरे यार ये मुझसे कैसे नहीं होगा, ये मेरा टॉपिक अच्छा है। अगर हाँ वो चीज़ आपके लिए नई है तो आपको सीधी सी बात है उसमें टाइम लगेगा। तो पूरा पहले पेपर एक बार कर लें और उसके बाद आप जो है आगे स्विच करें। मतलब स्विच किया मतलब उन क्वेश्चंस को फिर देखें, आपसे आपका स्कोर और बेहतर होगा। मतलब टाइम, कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर क्या मतलब रहेगा। इजी क्वेश्चंस ये, या शायद आपने यूपीपी में भी गलती करी हो किसी किसी ने, मतलब काफ़ी मेरे दोस्त थे जो बोल रहे थे कि लास्ट में टाइम नहीं बचा था, क्वेश्चंस छूट गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप ये समझिए कि आप रेस से बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे भी मैं यूपीएसआई के लिए आपको गाइड करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छा अच्छा मतलब जो भी है पढ़ने के उससे भी कंटेंट में डालूँ। अभी आप मुझे कमेंट में जो है बताइए कि आपको किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या मतलब पढ़ना है, ताकि मैं उसके लिए प्रिपेयर होके, क्योंकि देखिए मुझे अगर आपको पढ़ाना है तो पहले मुझे भी उस चीज़ के लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। इतनी आसानी से नहीं होता कि मैं उठूँ और बस आपको पढ़ाने लगूँ। तो अब मैं ये नहीं चाहता कि आपको कुछ भी मतलब मैं यहाँ से मतलब ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जो गलत हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपको जो भी चीज़ जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं आपको हेल्प करूँगा। और इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।